हेलो स्टूडेंट, आज हम मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको हम शॉर्ट में टॉम के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम मशीनों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इस विषय का हमें आवश्यकता क्यों है, इस विषय को पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस विषय के पढ़ने से ही आदमी अभिकल्पन यानी डिजाइनिंग का कार्य कर सकता है। तो इसकी परिभाषा समझेंगे। मशीनों के सिद्धांत की परिभाषा क्या है? यह अभ्यंतरण विज्ञान की वह शाखा है। अभ्यंतरण विज्ञान यानी इंजीनियरिंग से संबंधित अभ्यंतरण विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दैनिक उपयोग में आने वाली, तो दैनिक उपयोग यानी रोजमर्रे की जिंदगी में आने वाली युक्तियों तथा मशीनों के विभिन्न अंगों या पुर्जों के बीच उत्पन्न जो सापेक्ष गति होती है उस तथा बलों के विस्तृत अध्ययन को करते हैं। तो इस विषय को हम मशीनों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं और इसकी जो है जरूरत को पड़ती है। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसकी जरूरत एक अभियंता को उसका जो है किसी भी अंग का या किसी मशीन के अंग का डिजाइन करने के लिए पड़ता है। तो सबसे पहली पॉइंट इसको एक बार जो है समझ लें फिर से। यह अभ्यंतरण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दैनिक उपयोग में आने वाली युक्तियों तथा मशीनों के विभिन्न अंगों या पुर्जों यानी पार्टों के मध्य उत्पन्न सापेक्ष गतियों एवं बलों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस विषय का नाम मशीनों के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस विषय का ज्ञान एक अभियंता के लिए मशीन के विभिन्न अंगों का अभिकल्पन यानी डिजाइन करने हेतु अति आवश्यक है। अब जो है सबसे पहली पॉइंट आती है कि आपने तो सब समझ लिया, लेकिन आप पूछ सकते हैं सापेक्ष गतियां। तो सापेक्ष गति क्या होती है? कोई भी गति हो, जरूरी नहीं कि सापेक्ष गति ही, अगर कोई भी गति है तो गति को जानने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। किसी के सापेक्ष ही गति का निर्धारण हम कर सकते हैं। जैसे अगर दो लोगों में तुलना करना है, एक व्यक्ति गोरा है और एक व्यक्ति काला है, तो आप तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति की सापेक्ष जो है गोरा है, चाहे यह व्यक्ति इस व्यक्ति के सापेक्ष काला है। किसी को बताना पड़ेगा कि किसको देखते हुए ये गोरा है या किसको देखते हुए वो काला है। अगर हम गति की ही बात करें तो आपने पढ़ा है विरामावस्था। समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह गति में कहलाता है। समय के साथ साथ उसके अवस्था में जो पोजीशन है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति गति में है। जैसे 5 बजे अगर कोई व्यक्ति कहीं है, 5:10 पे किसी दूसरी जगह पे अगर है तो समय के सापेक्ष वह गति की अवस्था में है। यहाँ पर समय की सापेक्षता ली गई है।
अगर कोई व्यक्ति समय के सापेक्ष अवस्था में उसका अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो रेस्ट स्टेज में विरामावस्था में माना जाता है। तो गति की अवस्था में तब माना जाएगा जब समय के सापेक्ष वह अवस्था में परिवर्तन अगर उसका होगा। अगर समय के सापेक्ष अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो वो गति में माना जाएगा। आज जो है समझेंगे सापेक्ष गति के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में सापेक्ष गति की बात की जा रही है। सापेक्ष गति को समझने के लिए मान लिया एक ट्रेन है और इस ट्रेन में दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। यह ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो यह जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इधर के डायरेक्शन को हम प्लस मान ले रहे हैं। माना कि ये जो आगे चल रही है इस डायरेक्शन को हमने प्लस मान लिया, और जो विपरीत में अगर कोई दिशा है तो उस दिशा को हमने माइनस मान लिया। यह जो है इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं ए और बी, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह ट्रेन चल रही है। एक व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यह स्थिर अवस्था में है। यह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। मान लिए कि इस व्यक्ति का नाम सी है। तो अब हम सापेक्षता की बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ए का वेग बी के सापेक्ष कैसा है, तो ऐसे लिखते हैं भी ए बी का मतलब होता है ए का वेग बी के सापेक्ष ए का वेग किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। अगर इस ए से माने ए का वेग निकालना हो बी के सापेक्ष, तो बी से पूछा जाए कि भाई ए का वेग कितना है, तो बी यही बताएगा कि बी और ए, भाई हम दोनों लोग एक साथ एक ही ट्रेन में हैं, अतः इसका वेग जो है हमारे लिए 0 है, क्योंकि दोनों आदमी एक ही वेग से एक ही दिशा में जा रहा है। इसमें जो है 0 है वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग 0 होगा। अगर हम बात करें भी बी ए यानी बी का वेग ए के सापेक्ष, तो अगर हम पूछें कि भैया ए से कि बी का वेग क्या है, तो वह भी यही बताएगा कि चूंकि ए और बी हम दोनों लोग एक साथ एक ही ट्रेन में बैठे हैं, अतः हम दोनों के बीच कोई वेग जो है वो क्या है, जो वेग है वो 0 है। अतः जो है अब बात करते हैं तब जब यह प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति से पूछा जाए, यानी इसके सापेक्ष ए का वेग क्या है, तो अगर लिखा जाए कि भी ए सी यानी ए का वेग सी के सापेक्ष, ए का वेग सी के सापेक्ष, तो ए का वेग सी के सापेक्ष क्या है भाई, तो यह सी यही बताएगा कि ए जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की तरफ जा रहा है। 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटे की चाल से आगे की तरफ जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका वेग क्या लिखा जाएगा, प्लस में प्लस
50 किलोमीटर पर आवर, यानी आगे की तरफ है। अब जो है इसको अगर हम पलट दें, अगर ऐसे पूछें कि VCA के बारे में बताओ, यानी C का बेग A के सापेक्ष, C का बेग A के सापेक्ष, जो C है उसका बेग जो है A के सापेक्ष कैसा है? तो भाई जब A 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे की तरफ जाएगा तो उसे C चूंकि स्थिर है तो लगेगा कि C जो है उतने ही चाल से पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा उसको प्रतीत होगा कि उतने ही चाल से वो पीछे की तरफ छूट रहा है, माने उतने ही चाल से पीछे की तरफ जा रहा है। अतः जो है इसका वेग -50 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो मैथ के आधार पे अगर हम देखें तो एक फार्मूला बनता है, VAB का फार्मूला बनता है VA माइनस VB, और अगर हम VBA की बात करें तो हो जाएगा VB माइनस VA। अगर हम VAC की बात करें तो हो जाएगा VA माइनस VC। अगर हम VCA की बात करें तो हो जाएगा VC माइनस VA। ठीक है, VAB तो जिसका वेग है उसमें से जिसके सापेक्ष है वो माइनस में दिखाना पड़ रहा है, तो VA माइनस VB। यहाँ B का वेग A के सापेक्ष है तो VB माइनस VA। यहाँ A का वेग C के सापेक्ष है तो VA माइनस VC, और यहाँ C का वेग जो है A के सापेक्ष तो VC माइनस VA। अब पॉइंट आती है कि आप जानते हैं कि भाई अगर पूछा जाए कि A का वेग किधर है, कितना है, तो आप बताएंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई ये प्लस में है। अगर हम बात करें कि B का, तो B भी उसी वेग से जा रहा है तो हम लिखेंगे इसका भी 50 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। लेकिन C तो स्थिर है, तो अगर हम C का वेग की बात करें तो ये क्या है, 0 है। तो अब पॉइंट इसी फार्मूले पे रख के देखा जाए तो देखिए ये हमारा हो जाएगा VA, तो A का मान कितना है +50 माइनस VB, इसका भी कितना है +50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। यानी हमने कहा था कि अगर पूछा जाए कि A का वेग B के सापेक्ष कैसा है, कितना है, तो 0, मैथमेटिकल रूप से भी 0 आ गया। अगर हम कहें कि B का वेग A के सापेक्ष कैसा है, तो ये भी देख लो भाई, इसका भी +50 माइनस फिर +50, तो घटाने पर ये कितना आ जाएगा 0। यानी B का वेग A के सापेक्ष भी 0 होगा। अब पॉइंट आती है कि A के सापेक्ष, A का वेग C के सापेक्ष कैसा होगा भाई, तो A का वेग आप जो है लिख दो, A का वेग हमारा VA, तो A का वेग कितना है +50 और माइनस इसका वेग कितना है भाई 0, क्योंकि C का वेग हमारा क्या है 0।
तो ये हो जाएगा 0। अतः VAC का मान कितना आ जाएगा? +50 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर हम A का वेग C के सापेक्ष बताएं तो हमने क्या बताया था कि +50 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए यहाँ पे आ भी गया +50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं C का वेग A के सापेक्ष। तो C का वेग A के सापेक्ष भाई VC, तो VC C का मान क्या है भाई? 0 माइनस, और इसका वेग कितना है मान? VA का +50, घटाने के बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 50 इक्वल टू -50 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ऐसा लगेगा, माइनस में आ गया, ऐसा लगेगा कि जो C है, अगर हम A के सापेक्ष देखें तो C का वेग लगेगा कि पीछे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका वेग है। इससे क्लियर हो गया। और इसी तरह से सापेक्ष गतियां मशीनों के अंगों में होता है। जैसे एक मशीन पिस्टन जो है सिलेंडर के सापेक्ष जो है पश्चाग्र गति करता है, यानी सिलेंडर को देखते हुए पिस्टन की गति निकाली जाती है। आप देखते हैं पिचकारी देखा है, पिचकारी में वाशर होता है। पिचकारी जो होती है बेलनाकार पाइप होती है जिसमें वाशर आगे पीछे पश्चाग्र गति करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी सापेक्ष गति उत्पन्न हो रही है, एक को देखते हुए दूसरे में गति। तो इस तरह की गतियां तमाम मशीनों के अंगों में होती है, इसलिए इन गतियों को सापेक्ष गति कहते हैं। तो नेक्स्ट समय में हम आगे पढ़ेंगे मशीनों के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।